नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अनिका ने अब तक ऑलमोस्ट उस ड्रग को बना लिया था और अब वो एनी को कहती है कि इसे इन्हें जार की बोतलों में डाल दो ताकि उसे अच्छी तरह से स्टोर किया जा सके। और उस ड्रग को बनाने के बाद अब अनिका अंजलि मामी को देखने के लिए उसके वार्ड में आ जाती है। जब अनिका उस वार्ड में आती है तो अब वो अंजलि मामी को पूछती है कि मामी अब आपकी तबीयत कैसी है। अंजलि मामी भी अब अनिका को कहती है कि मैं पूरी तरह से ठीक लग रही हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये सब निकलेगा कैसे, क्योंकि अंजलि मामी को अभी भी पूरा ऑब्जर्वेशन में सभी मशीनों के बीच में रखा गया था। अंजलि माँ भी अब कहती है कि प्लीज अब इसे निकाल दो, क्योंकि मुझे अब इन सब के बीच में बड़ा ही अजीब लग रहा है। अंजलि मामी की इस बात का जवाब देते हुए अब अनिका कहती है, चिंता मत कीजिए मामी, बस थोड़े से समय और बस हम इसे जल्दी ही निकाल देंगे। हम जल्दी ही अब आपको यहाँ से हम आपको भी यहाँ से जल्दी ही उठा देंगे, क्योंकि अब आप ज़्यादा समय तक यहाँ पर इस बेड पर रहने वाली नहीं है। अपनी बात को अब आगे बढ़ाते हुए अनिका फिर से कहती है, मामी अब मैं क्योंकि आपके जॉइंट्स पर मुझे कुछ काम करना है, क्योंकि आपके जॉइंट्स का ऑपरेशन हुआ था, इसलिए अब मैं आपके जॉइंट्स पर इसे ड्रग को डालना शुरू करने जा रही हूँ, जिससे आपकी हड्डियां जल्दी ही ताकतवर हो जाएगी, जिससे वो जुड़ने भी लगेगी, लेकिन शायद मुझे लगता है उससे आपको बहुत ही पेन भी हो सकता है। अंजलि की ये बात सुनकर एक पल के लिए अनिका की ये बात सुनकर एक पल के लिए तो अंजलि मामी घबरा गई थी, लेकिन क्योंकि अंजलि मामी को अनिका पर पूरी तरह से भरोसा था कि अनिका जो भी करेगी वो पूरी तरह से ठीक ही करेगी, क्योंकि वो ये अच्छी तरह से जानती थी कि अनिका एक कितनी अच्छी डॉक्टर है और अंजलि मामी को अनिका पर अपने से भी ज्यादा भरोसा था। इसलिए अंजलि मामी अब अपने डर का सामना करते हुए अब अनिका से अपना सिर हाँ में हिला देती है। अंजलि मामी को ऐसे अपना सिर हिलाते हुए अब अनिका फिर से अपनी बात को आगे बढ़ाती है कि जो ड्रग अभी मैं आपकी हड्डियों पे डालने वाली हूँ, इससे आपको पेन तो बहुत ही होगा, लेकिन आपको उसे बर्दाश्त करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उस दर्द को बर्दाश्त ना कर पाओ। अगर आपको जितना भी पेन उस समय आपसे बर्दाश्त अगर आप कर पाएंगी तो आप तब तक उसको बर्दाश्त करना, तब तक मैं इस ड्रग को भी डालती रहूंगी। लेकिन जैसे ही आपको लगे कि अब आप इससे ज़्यादा दर्द अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं तो आप मुझे तभी के तभी बता दीजिएगा, मैं तभी के तभी इस ड्रग को डालना बंद कर दूंगी। फिर हम उसके थोड़ी देर बाद फिर उस ड्रग को डालना फिर से शुरू करेंगे। लेकिन हाँ, ये याद रखना कि आपको बर्दाश्त से ज़्यादा दर्द को बर्दाश्त नहीं करना है, बस जितना ही आप कर सकते हो बस उतना ही करना। अनिका की ये बात सुनकर अंजलि मामी भी हाँ में अपना सिर हिला देती हैं, क्योंकि अंजलि मामी भी अनिका की बात को अच्छी तरह से समझ रही थी। और यहाँ अनिका अब अंजलि मामी की सांस को देखकर अब उस ड्रग को एक इंजेक्शन में भर लेती है और फिर वो सबसे पहले अंजलि मामी के हाथों की उंगलियों के पास जाकर उस ड्रग को एक एक करके उसे डालने लग जाती है। जैसे ही वो ड्रग अब अंजलि के हाथों की हड्डियों के कांटेक्ट में आता है तो वो अपना असर दिखाने लगता है, जिससे अंजलि मामी को बहुत ही पेन हो रहा था, क्योंकि उस ड्रग जैसे ही उसके हाथों पर गिरा तो उन्हें दर्द का बहुत ही आभास हो रहा था। लेकिन अब वो खुद को संभालते हुए अनिका को अपने काम आगे जारी रखने के लिए कह रही थी, क्योंकि अंजलि मामी भी अच्छी तरह से जानती थी कि अनिका जो भी कर रही है वो उसी के लिए ही कर रही है और अंजलि मामी भी यहाँ से जल्द ठीक होना चाहती थी, इसलिए वो इसमें अनिका को पूरी तरह से सहयोग दे रही थी। अंजलि मामी खुद ही अनिका को उस ड्रग को डालने के लिए कह रही थी। जैसे ही अनिका ने अंजलि मामी के हाथ में उस ड्रग को डाल दिया था तो वो अब वहीं पर ही रुक गई थी, क्योंकि एक डॉक्टर होने के नाते अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि अंजलि मामी इस वक्त कितने पेन में होगी।
हालांकि अंजलि मामी ने अनिका को खुद रुकने के लिए नहीं कहा था, क्योंकि अंजलि मामी भी अब जल्द से जल्द ठीक होना चाहती थी, इसलिए वो उस दर्द को बर्दाश्त किए ही जा रही थी। अंजलि मामी ने एक बार भी अनिका को रुकने के लिए नहीं बोला, लेकिन अनिका खुद एक डॉक्टर होने के नाते ये अच्छी तरह से समझ रही थी कि अब अंजलि मामी के लिए ये दर्द हद से ज्यादा हो रखा है, इसलिए वो खुद ही अपने आप को उस ड्रग को डालने से रोक लेती है। अनिका ने अंजलि मामी से कहा कि आप चिल्ला सकती हैं मामी, आपको ऐसे अपने दर्द को अंदर ही अंदर दबाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अनिका जब उस ड्रग को डाल रही थी तो उसे अंजलि मामी उस सारे ही दर्द को अपने अंदर ही अंदर पी रही थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि उन्हें कोई दर्द नहीं हो रहा था, उन्हें बहुत ही दर्द हो रहा था, लेकिन वो सारे ही दर्द को अपने अंदर ही दबाए रखे हुए थी, ताकि अगर वो किसी भी तरह से चिल्लाती तो शायद अनिका अपने काम को छोड़ देती। लेकिन इसी बात को सोचते हुए अंजलि मामी ने अपने मुंह से एक उफ तक भी नहीं की थी। अंजलि मामी को ऐसे देखकर अब अनिका खुद उन्हें कहती है कि आप अपने मुंह से चिल्ला भी सकती हैं, आपको इतना पेन हो रहा है, आपको ऐसे चुपचाप बर्दाश्त करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अनिका की ये बात सुनकर अब अंजलि मामी अब जोर जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि हालांकि ऐसा नहीं था उन्हें दर्द नहीं था, उन्हें दर्द तो बहुत ही ज्यादा था, लेकिन वो अनिका को परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही अनिका ने कहा तो अब तो वो बिल्कुल जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। उनकी आवाज को आसपास जितने भी रूम थे वहां रहने वाले सभी लोगों ने उनकी आवाज सुन ली थी। अंजलि मामी अब अनिका से कहती है कि मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि अब तो ये पेन सच में ही बहुत ही ज्यादा हो रहा है। अंजलि मामी की बात का जवाब देते हुए अब अनिका कहती है कुछ नहीं मामी, बस ऐसे ही थोड़ा सा और होएगा। कुछ ही देर के बाद अब अनिका अंजलि मामी से कहती है कि क्या मैं अब आगे शुरू करूं। अनिका के इस सवाल पर अंजलि मामी एक गहरी लंबी सांस लेती है। वो पूरी तरह से अपने आप को तैयार करती है कि उसे अभी और भी दर्द को बर्दाश्त करना होगा, और फिर वो एक गहरी लंबी सांस लेने के बाद अब वो हाँ में अपना सिर हिला देती है। अनिका भी अब अंजलि मामी के अब दूसरे हाथ की तरफ जाने लगती है, क्योंकि अब तक अनिका अंजलि मामी के एक हाथ पर उस ड्रग को डाल चुकी थी, एक हाथ पर अब उसका काम पूरा हो चुका था। अनिका अब अंजलि मामी के दूसरे हाथ पर उस ड्रग को डालने के लिए अब पूरी तरह से तैयार खड़ी थी। वो अब उनके दूसरे हाथ की तरफ चली जाती है। अनिका इंजेक्शन के थ्रू अब उस ड्रग को अंजलि मामी की टूटी हुई हड्डियों तक पहुंचा देती है, और फिर अब अनिका थोड़ी देर के लिए फिर से रुक जाती है, क्योंकि अनिका को फिर से आभास होता है कि अब अभी के लिए इतना दर्द अंजलि मामी के लिए काफी है। वो बीच बीच में रुक रुक के उस ड्रग को डाल रही थी। अब तक बाहर आकाश गुलेरिया और कविन आलिशा, रोहित, भूमिका ये सब अभी तक बाहर आ गए थे, क्योंकि अंजलि मामी अब जिस तरह से चिल्ला रही थी, उनके चिल्लाने की आवाजों को सुन सुनकर अब तक वो सब उस वार्ड के बाहर आ चुके थे। अब बाहर आने के बाद अब रोहित जोन से कहता है अंदर सब ठीक तो है ना, क्योंकि एक पल के लिए वो सब घबरा गए थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो अंजलि ऐसे चिल्ला रही है। उस डर के मारे ही अब रोहित एक जोन से कंफर्म करना चाहता है। रोहित के इस सवाल पर अब जोन जवाब देता है अंदर अनिका मैडम पेशेंट का इलाज कर रही है, इसीलिए ही उनकी ऐसी चीखें आ रही हैं। यहाँ बाहर आकाश गुलेरिया और आलिशा को अंजलि मामी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जिससे उनका दिल अब बैठा ही जा रहा था, लेकिन वो दोनों भी मजबूर थे कि वो अभी अंदर नहीं जा सकते थे। हालांकि उनके चिल्लाने से खुद उनकी ही आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनका ही दिल फटा जा रहा था इन चीखों को सुन सुनकर। मयूर गुलेरिया अब आकाश से कहता है कि मैं समझ सकता हूँ यार कि इस वक्त अंजलि आंटी किस पेन से गुजर रही होंगी, क्योंकि मयूर ने भी कुछ सालों पहले इसी दर्द को ही बर्दाश्त किया था। मयूर ने भी इस दर्द को सहा था, इसलिए वो अब अपने उस दर्द का एहसास उसे होता है, इसलिए वो अब ऐसी बातें कहता है। यहाँ बाहर सभी खड़े होकर अब बस अंजलि मामी की ही चिल्लाने की आवाजों को ही सुन रहे थे, और उनका कलेजा बिल्कुल फटने को हो रहा था, क्योंकि उनकी चीखें इतनी भयंकर थी कि उनके कानों में से निकल रही थी। अब तक अनिका ने अंजलि मामी के पैरों की टूटी हुई हड्डियों पर भी अब उस ड्रग को डालना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब तक वो उनके दोनों ही हाथों पर इस ड्रग को डालने का काम कर चुकी थी। इसलिए अब बारी थी उनके दोनों पैर की, और कुछ ही देर में अब अनिका ने अपना वो काम भी अब पूरा कर लिया था। हालांकि अनिका ड्रग को डालते डालते बीच में रुक रही थी। वो अंजलि मामी को थोड़ा बहुत गैप दे रही थी ताकि वो अपने दर्द को बर्दाश्त कर पाए, क्योंकि अगर अनिका लगातार ही इस ड्रग को डालती रहती तो शायद अंजलि मामी उससे बेहोश भी हो सकती थी, और या उन्हें कुछ और भी ज्यादा हो सकता था। इसलिए अब अनिका धीरे धीरे कुछ समय का रेस्ट ले लेकर अब ये ड्रग को डालती है।
अनिका ने अंजलि मामी से कहा कि आप तो बहुत ही ब्रेव हो मामी, क्योंकि सच में आपको सैल्यूट है, आपने इतने सारे दर्द को बर्दाश्त कर लिया। अंजलि अब अनिका के इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं देती है, क्योंकि वो पहले से ही इतना चिल्ला चुकी थी कि अब उसके जुबान से कोई भी लफ्ज ही नहीं निकल रहे थे। अब वो इस दर्द से इतनी थक चुकी थी कि अब वो कुछ भी नहीं बोलती। अनिका अब अंजलि मामी से कहती हैं कि अभी आप थोड़ा सा आराम कीजिए। ये कहते हुए ही अनिका अब अंजलि मामी के वार्ड से बाहर निकल कर आ जाती है, क्योंकि अनिका ने अब तक अंजलि मामी की सारी ही टूटी हुई हड्डियों पर उस ड्रग को डाल दिया था। अनिका जब बाहर आती है तभी एनी अब अनिका से पूछती है कि इज सी ऑल राइट। एनी की इस बात का जवाब देते हुए अब अनिका कहती है यस सी इज ऑल राइट नाउ। ये कहते हुए ही अनिका अब लैब से बाहर निकल कर आ जाती है तो वो देखती है कि बाहर तो सभी लोग वहाँ पर पहले से ही खड़े थे। सभी को वहाँ पर खड़े होकर अब अनिका को अंदाजा हो जाता है कि शायद ये सब लोग अंजलि मामी के चिल्लाने की वजह से ही यहाँ पर खड़े हो रखे हैं। आकाश ने जैसे ही अनिका को देखा तो आकाश ने अब अनिका से पूछा कि अब वो कैसी हैं। आकाश गुलेरिया के इस सवाल पर अब अनिका कहती है कि डोंट वरी आकाश, नाउ सी इज फाइन। मेरे ख्याल से अभी उन्हें आराम करने देते हैं, उसके बाद तुम उनसे मिल सकते हो। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित मारवा भी कहता है कि अनिका एक डॉक्टर है, वो बेहतर जानती है कि पेशेंट के लिए क्या सही है और क्या नहीं। इसलिए मेरे ख्याल से अभी हम सबको यहाँ से चलना चाहिए, अभी हम सब का यहाँ रुकने का भी कोई फायदा ही नहीं है। रोहित की ये बात सुनकर अब कविनालिशा ने कहा कि क्या हम एक बार उनसे नहीं मिल सकते क्या, क्योंकि कविनालिशा अब अपने आप को उनसे मिलने के से रोक नहीं पा रही थी। कविनालिशा की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है कि वो एक बार ठीक हो जाएं तो और इसे वार्ड से वो अपने रूम में शिफ्ट हो जाएं तो आप तब उनसे मिल लीजिएगा। रोहित की ये बात सुनकर सभी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं और फिर वो सभी अब वहां से अपने अपने रूम की तरफ निकल जाते हैं। तो वहीं अंजलि मामी अब एनी से कहती है क्या नाम है तुम्हारा, क्योंकि अनिका के बाहर आने के बाद अभी भी एनी ही अंजलि मामी के साथ वहां पर उन्हें ऑब्जर्वेशन के लिए वहां पर रुकी हुई थी। इसलिए अब एनी से अंजलि मामी उनका नाम पूछती हैं। अंजलि मामी के इस सवाल पर अब एनी कहती है कि आई एम एनी। ये सुनते ही अंजलि मामी कहती है कि शादी हो गई है क्या तुम्हारी, क्योंकि एनी अंजलि मामी को एक इंसान की तरह ही लग रही थी जबकि एनी को एक रोबोट थी। अंजलि मामी के इस सवाल पर अब एनी कहती है आपको मेरे बारे में जो भी जानना है वो आप अनिका मैडम से पूछ लीजिएगा, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती। ये कहते हुए ही अब एनी वहां से बाहर चली जाती है और यहाँ अंजलि मामी अभी भी यही सोचती है कि अब मैं किससे बात करूं। ये तो लगता है कि शर्मा कर चली गई है, क्योंकि एनी वहां से इसलिए उठकर चली गई थी कि कहीं अंजलि मामी अब उससे और भी ज्यादा सवाल ना पूछे, क्योंकि वो बस उसे इतने ही सवालों का जवाब दे सकती थी जितना उनके लिए जरूरी था। इसलिए एनी उससे पहले ही वहां से उठकर चली जाती है। लेकिन अंजलि मामी अब अपने आप को कोसते हुए कहती है कि लगता है ये चली गई, अब मुझे यहाँ पर अकेले ही लेटना होगा, अब तो मैं यहाँ पर लेटे लेटे बोर हो जाऊंगी। वहां अपने रूम में आकर अब रोहित मारवा अनिका से कहता है कि तुम अभी शावर ले लो अनिका, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए मंगवा देता हूँ। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि अनिका को बहुत दिन हो गए थे वो भी इस ड्रग को बनाने में लगी हुई थी, इसलिए अब अनिका को भी रेस्ट की जरूरत थी। इसलिए अब अनिका अपने कवर से अपने कपड़े निकाल कर अब वो बाथरूम में शावर लेने के लिए चली जाती है। तो वहीं रोहित अपने फोन से एक सर्वेंट को फोन लगाता है और सामने से जब उस सर्वेंट की आवाज आती है हेलो सर। रोहित तब कहता है जल्दी से कुछ खाने के लिए लेकर आओ। ये सुनते ही सर्वेंट ने कहा ओके सर। ये सुनते ही अब रोहित ने भी अब अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया था। कुछ ही देर में जब अनिका शावर लेकर बाहर आती है और फिर वो अब जल्दी से रेडी होने लगती है तभी कोई दरवाजे को अब नॉक करता है। रोहित समझ गया था कि कौन हो सकता है, इसलिए रोहित अब जल्दी से जाकर दरवाजे को खोलता है। रोहित इसी उम्मीद में दरवाजे को खोलता है कि शायद वो सर्वेंट ही होगा। ये कहते हुए रोहित दरवाजे को खोल देता है और वो खाने की ट्रे लेकर और खोलता है तो सामने वही सर्वेंट था जिसे रोहित ने कुछ समय पहले फोन करके खाने के लिए बोला था। रोहित ने देखा कि वो सर्वेंट खाने की एक ट्रे को लेकर वहां पर दरवाजे के बाहर खड़ा था, इसलिए रोहित ने बाहर से ही उसे ट्रे को वहीं से ही लेकर अपने हाथ में लेकर उसे थैंक यू बोल देता है और फिर वो अपने रूम के दरवाजे को अब बंद कर देता है।
और अब वो खाने की ट्रे को लाकर अब अनिका के लिए टेबल पर रखते हुए कहता है, चलो तुम पहले कुछ खा लो रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि हाँ, भूख तो मुझे सच में बहुत ही लगी है मिस्टर मारवा। ये कहते हुए अब अनिका जल्दी से टेबल के पास बने सोफे पर बैठ जाती है और फिर अब वो रोहित से कहती है, आप भी साथ में बैठिए ना मिस्टर मारवा। अनिका की बात को सुनकर अब रोहित भी उसके बगल में बैठ जाता है और फिर अब वो दोनों ही साथ में अपना अपना खाना फिनिश करते हैं, क्योंकि अनिका ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित को उसके बिना खाना खाने की आदत नहीं थी और उसे कई दिन हो गए थे जो अनिका और रोहित एक दूसरे के बिना ही खाना खा रहे थे। रोहित अब अनिका से कहता है, अब तुम आराम करो, तुम्हें आराम की बहुत ही जरूरत है अनिका। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है और अनिका अब बेड पर जाती है और लेट जाती है। अनिका को लेटते ही एक गहरी नींद आ जाती है और वो सो जाती है। रोहित भी अब अनिका को बड़े ही ध्यान से चादर उड़ा देता है, क्योंकि रोहित जानता था कि अनिका को कई दिन हो चुके थे सोए हुए, इसलिए वो एक लंबे समय तक सोने वाली थी, इसलिए अब वो उसे बड़े ही ध्यान से चादर उड़ा देता है और फिर उसके बगल में आकर अब उसके सिर पर हल्की हल्की अब थपकी देने लगता है। हालांकि अनिका अब तक सो चुकी थी और अब अनिका के चेहरे को वो बड़ी ही ध्यान से अब निहारने लगता है, क्योंकि कई दिनों के बाद उसने अनिका का चेहरा देखा था। जहाँ एक तरफ रोहित और अनिका दोनों ही अपने रूम में थे, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी रानी अब कवीना आलिशा से कह रही थी कि आखिर कब तक आप हमारी बात को टालेंगी। आलिशा, अब तो अंजलि मल्होत्रा को होश भी आ गया है, तो अब हमारे ख्याल से अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, अब हमें राजमहल के लिए निकलना चाहिए। बड़ी रानी की ये बात सुनकर अब कवीना आलिशा कहती है कि मुझे उनसे पहले मिलना है। आप इतना परेशान क्यों हो रही है राजमहल में जाने के लिए रानी माँ? आप तो जानती है ना कि ये किंग का पैलेस है और यहाँ हमें किसी भी तरह का कोई भी खतरा नहीं है और यहाँ पर हम सभी सेफ हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अब कवीना आलिशा कहती है, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? आप चिंता मत कीजिए। क्या आप भूल गई हैं कि किस तरह से सालों पहले किंग ने हमें कितने बड़े ट्रैप में फंसने से हमें बचाया था। कवीना आलिशा की ये बात सुनकर अब बड़ी रानी कहती है कि हाँ, हम आपकी बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि हम अभी किंग के पैलेस में हैं और हम यहाँ पर पूरी तरह से सेफ हैं और ऐसा नहीं है कि हमें किंग की सेफ्टी और सिक्योरिटी पर किसी भी तरह का शक है, क्योंकि हम ये बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि हमें किंग की सिक्योरिटी पर पूरी तरह से भरोसा है। लेकिन आलिशा, आप हमारे डर को क्यों नहीं समझ रही हैं? बड़ी रानी की ये बात को सुनकर अब आलिशा कहती है कि आप अपने डर को खत्म क्यों नहीं कर देती हैं? कोई भी हमें आपसे दूर नहीं कर सकता है बड़ी रानी। ये कहते हुए ही अब कवीना आलिशा बड़ी रानी को अपने गले से लगा लेती है और फिर वो उन्हें कहती है, हम जानते हैं कि आपने हमें जन्म नहीं दिया है, लेकिन इसके बाद भी कोई भी जब हमें देखता है ना, तो वो हमें यही कहता है कि हम आपकी ही बेटी हैं। इसलिए आपको घबराने की किसी भी तरह की कोई भी ज़रूरत नहीं है और हमें भी ये सुनना अच्छा लगता है कि हम आपकी ही बेटी हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो पैदा करता है वही माँ होती है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक आपने हमारी परवरिश की है, इसलिए हमें भी आपकी परवरिश पर और आपको माँ कहने में प्राउड फील होता है। ये कहते हुए ही अब कवीना आलिशा बड़ी रानी से खुद को अलग करते हुए कहती है कि आप हमारी माँ हैं जिसने हमें ज़िंदगी दी है और ये सच हमारे लिए सबसे बड़ा है कि आप ही हमारी माँ है। इसके आगे हर सच हमारे लिए किसी झूठ से बढ़कर ही होगा। कवीना आलिशा की ये बात सुनकर अब बड़ी रानी के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसे कहीं यहाँ पर रोहित के पैलेस में बस इसी चीज का ही डर था कि कहीं वो उसे उसकी बेटी को कोई अलग ना कर दे, क्योंकि यहाँ पे महल में अभी अंजलि मल्होत्रा भी है और अंजलि मल्होत्रा की ऐसी हालत को देखकर जिस तरह से कवीना आलिशा के इमोशंस अलग अलग तरह के होते थे, उससे बड़ी रानी को अब डर लगने लगा था कि कहीं कवीना आलिशा को ये सब ना पता चल जाए कि वो अंजलि की बेटी है। और यहाँ पर साथ के साथ करण गुलेरिया भी थे, क्योंकि सालों पहले करण गुलेरिया ने बड़ी रानी से गुलेरिया परिवार की इस बेटी को लेने के लिए कहा था। तो यहाँ पर आने के बाद बड़ी रानी को सबसे बड़ा डर बस यही सता रहा था कि कहीं वो अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो ना दे।
लेकिन बड़ी रानी अब कवि नालिशा से ये सारी बात सुनने के बाद अब उसके चेहरे पर भी एक समाइल आ जाती है और अब उनके दिल को भी एक तसल्ली होती है। अब बड़ी रानी अपने मन में ही सोचती है कि क्या हमें किंग यानी कि रोहित मारवा को इसके बारे में सब कुछ बता देना चाहिए कि आलिशा के अंदर किसका खून है। बड़ी रानी अब अपने ख्यालों में सोचती है कि क्या मुझे रोहित मारवा से बता देना चाहिए कि कवि नालिशा कौन है, इससे पहले कि करण गुलेरिया ऐसा कवि नालिशा का सच किंग को बता दें या वो किसी और को भी उसके बारे में बताएं। हमें उससे पहले ही क्या हमें किंग को सब कुछ बता देना चाहिए। वैसे तो हमें किंग के ऊपर पूरा भरोसा है कि रोहित हमें हमारा साथ जरूर देंगे, क्योंकि वर्षों से ही ये परंपरा चली आ रही है कि किंग, चाहे वो किंग बूढ़े किंग थे या रोहित मारवा, वो हमेशा से ही राजमहल को ही प्रोटेक्ट करेंगे। इसलिए बड़ी रानी अपने मन में ही सोचती है कि मुझे पूरी तरह से भरोसा है कि जब भी किंग को कवि नालिशा के बारे में कुछ भी पता चलेगा तो वो फैसला सिर्फ हमारे ही साइड लेंगे, वो बस हमारा ही साथ देंगे, चाहे उस दूसरी साइड उसके अपने ही क्यों ना हो। लेकिन अब वो सोचती है कि लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अपनी तरफ से ही सबसे पहले उन्हें कवि नालिशा के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए, इससे पहले उन्हें बाहर से किसी से भी कवि नालिशा के बारे में कुछ भी पता चले, या फिर क्योंकि करण गुलेरिया भी वहां पर रह रहे थे, इसलिए बड़ी रानी को सबसे ज्यादा डर यहाँ पर करण गुलेरिया से हो रहा था कि कहीं करण गुलेरिया ऐसा कोई स्टेप ना उठा ले जिससे कि कवि आलिशा का सच सबके सामने बाहर आ जाए। इसलिए वो करण गुलेरिया द्वारा इस स्टेप को उठाने से पहले ही अच्छा है कि हम ही रोहित से एक बार इस बारे में बात करें। बड़ी रानी अभी यही सब अपने ख्यालों में सोचती है और अब वो अपने मन में ही उम्मीद करती है कि काश बूढ़े किंग अभी तक जिंदा होते, काश वो हमारे साथ यहाँ पर होते, तो उससे हमें इस तरह से डरने की भी कोई भी जरूरत नहीं थी। काश आज रोहित के नाना यहाँ पर होते तो हमारे अंदर ये डर ही नहीं होता, वो हमारे अंदर इस डर को आने से पहले ही इसे खत्म कर देते। क्योंकि रोहित के नाना यानी कि बड़े किंग पर बड़ी रानी को बड़ा ही विश्वास था कि ऐसी स्थिति में वो इस डर को हमारे मन तक भी नहीं आने देते, उससे पहले ही वो इस डर का खात्मा कर चुके होते। क्योंकि वो राजमहल के लिए कितने अच्छे डिसीजन पहले से ही ले चुके थे और कितने ही सालों से उन्होंने राजमहल को प्रोटेक्शन दिया था, और उसी के फलस्वरूप आज रोहित भी राजमहल को जिस तरह से प्रोटेक्शन दे रहा था, उस पर बड़ी रानी को किसी भी तरह का कोई भी शक नहीं था। लेकिन थी तो वो भी एक माँ, क्योंकि उसने भी कवि नालिशा को बड़े ही प्यार से पाला था। इसलिए अब उनके दिल और दिमाग में ये शंका बार बार आ रही थी कि उसे एक बार रोहित को अपनी तरफ से सच बता देना चाहिए, फिर चाहे उसका नतीजा जो भी हो।